तक प्रभाव हो सकते हैं और इन पर दोबारा विचार करने की जरूरत है। तो जो इसके कुछ प्रमुख मुद्दे हैं, 3 प्रमुख मुद्दे मैंने आपको बताए थे। पहला प्रमुख मुद्दा तो यह था कि यह गाइडलाइंस ये कह रही थी कि जातिगत भेदभाव जो है वो केवल एससी, एसटी और ओबीसी के साथ ही हो सकता है, जबकि सवर्ण छात्रों का यह कहना था कि जातिगत भेदभाव तो हमारे साथ भी हो सकता है। मेरे ख्याल से इससे बचकाना तर्क मैंने कभी नहीं सुना। भाई सवर्ण बच्चों के साथ रैगिंग हो सकती है, मैं इस बात से इनकार नहीं कर रहा, सवर्ण बच्चों के साथ मारपीट हो सकती है, उन पर अत्याचार हो सकता है, लड़कियों का यौन शोषण भी हो सकता है, ये सब हो सकता है, लेकिन जातिगत भेदभाव सवर्ण बच्चों के साथ कैसे हो सकता है यार? मतलब ये तो कहते हैं ये तो फालतू का तर्क है, आप तर्क करने को कुछ भी कर दो, है ना, लेकिन सवर्ण बच्चों के साथ जातिगत भेदभाव नहीं हो सकता। लेकिन आप जो विरोधी है वो बात कह रहे हैं कि जातिगत भेदभाव सवर्ण बच्चों के साथ भी हो सकता है, तो आप उनको भी शामिल करो। ये तो वही वाली बात होगी ना, जैसे हम कहते हैं कि भाई जेंडर वायलेंस होता है, लैंगिक हिंसा होती है, लैंगिक हिंसा में कानून हमेशा महिलाओं को बचाने के लिए बनते हैं। आप कुछ लोग कह दो नहीं साहब पुरुषों के साथ भी तो हो सकता है। अब आप ऐसा 1000 में से एक मामला निकाल के ले आओगे, मुझे पता है आप में से कुछ लोग कहेंगे 1000 में से आप एक ऐसा मामला निकाल के ले आओगे जहां पर हो सकता है किसी महिला ने पुरुष पर अत्याचार कर दिया हो, जहां पर किसी महिला ने पुरुष का बलात्कार कर दिया हो, जहां पर किसी महिला ने पुरुष का यौन शोषण कर दिया हो। आप 1000 में से एक ऐसा मामला निकाल के ले आओगे, लेकिन वो मामला 1000 में से एक ही है। 1000 में से 999 मामले वही होते हैं जो पुरुष महिला के साथ यौन शोषण करता है, होता है कि नहीं होता? तो इसलिए कानून जो बनेगा आमतौर पर लॉजिकली वो इसी हिसाब से बनेगा कि पुरुष जो है भाई महिला को पुरुष से बचाया जाए, इसके लिए कानून बनेगा। यही बात है। जातिगत भेदभाव भी है, आप इक्का दुक्का मामला लेके आ सकते हो कि सवर्ण बच्चे के साथ जातिगत भेदभाव हो गया, लेकिन ज्यादातर जातिगत भेदभाव के मामले जो है वो तो दलित के साथ ही होंगे ना, तो कानून तो दलितों की रक्षा के लिए बनना चाहिए। लेकिन अब इसका विरोध हो रहा था, इसका क्या कर सकते हैं? दूसरा विरोध का पॉइंट ये था कि भाई इसमें क्या है, दूसरा विरोध का पॉइंट क्या था इसमें कि नंबर बहुत कम है, कि केवल पूरे देश में 350 ऐसी शिकायतें आ रही हैं। ये कुछ हद तक मैं वाजिब एक बात को फिर भी मान सकता हूं कि नंबर बहुत कम है, लेकिन तब भी दूसरी चीज इसमें ये है कि नंबर इसलिए भी तो कम है क्योंकि शिकायत करने का कोई माध्यम ही नहीं है। ये वही वाली बात है ना कि जब हमारे पुलिस वाले क्या कहते हैं कि हमारे यहाँ अपराध कम हो गए क्योंकि देखो एफआईआर कितनी कम हो रही है। अरे एफआईआर कम इसलिए हो रही है क्योंकि तुम एफआईआर लिख नहीं रहे। तो भाई नंबर कम इसलिए भी तो हो सकता है कि अभी तक कोई मैकेनिज्म ही नहीं था शिकायत करने का, है ना। और तीसरी बात ये कही जा रही है कि भाई इसमें जो है जो समितियां बनाई गई हैं उन समितियों में एससी, एसटी, ओबीसी को रखा गया है, जनरल कैटेगरी को मैंडेटरी नहीं किया गया है। तो ये मैं मानता हूं कि जो समितियां बनती हैं, इक्विटी समिति जो बननी चाहिए उसमें हर कैटेगरी के लोग होने चाहिए, इसे मान से मैं सहमत हूं कि ये परिवर्तन किया जाना चाहिए था। जो इक्विटी समिति वगैरह जो बनी है उसमें एससी, एसटी, ओबीसी वगैरह के लोग होने चाहिए, तो महिलाएं होनी चाहिए और जनरल कैटेगरी के लोग भी होने चाहिए, उसमें सब लोग होने चाहिए। इन तीन में से एक मांग का मैं समर्थन करता हूं, बाकी दो मांगे मेरे विचार में बचकानी है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का विचार मेरे से अलग है। तो भाई अब क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने अच्छा ये गाइडलाइन सबसे हैरानी की बात देखिए क्या है, ये गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट के ही आदेश के बाद लगाई गई थी। सुप्रीम कोर्ट ही यूजीसी के पीछे पड़ा था गाइडलाइन लगाओ। फिर जब यूजीसी ने गाइडलाइन लगा दी तो सुप्रीम कोर्ट चुप बैठा रहा। फिर जब अचानक से पूरे देश में प्रदर्शन होने लगे तब सुप्रीम कोर्ट आ गया अचानक से आगे कि नहीं यार गाइडलाइन तो ठीक नहीं है, इन गाइडलाइन को रोकते हैं। खाली यहां पर नहीं रुके जज साहब, हमारे चीफ जस्टिस ने क्या कहा, हमारे चीफ जस्टिस ने यह कहा कि केवल जाति आधारित भेदभाव को टारगेट करना समाज को पीछे ले जाने वाली बात है। कल उन्होंने लंबे भाषण दिए चीफ जस्टिस ने, हमारे सूर्यकांत ने, उन्होंने कहा कि अब देखो आजादी को हमारे 78 साल हो गए हैं, अभी भी हम जाति के आधार पर गाइडलाइन बनाएंगे क्या? अरे भैया जब मुद्दा जाति है तो जाति के ही आधार पर तो बनेगी। मतलब ये किस तरह का तर्क है? मैं ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट पढ़ रहा था और मैं पढ़ते हैरान हो रहा हूं कि ये बात सुप्रीम कोर्ट ने लिटरली केवल हीरो बनने के लिए कही है। सुप्रीम कोर्ट को इसमें केवल प्रशंसा चाहिए, जजों को ना उनको प्रशंसा चाहिए कि भाई ये जो समाज के वर्ग हैं जो विरोध कर रहे हैं उनकी नजरों में हम हीरो बन जाएं, उसके लिए उन्होंने काम किया है और कोई रीजन नहीं है। मतलब तर्क इतने घटिया हैं और तर्क इतने खराब हैं कि आजादी के 78 साल बाद भी हम केवल जाति के आधार पर गाइडलाइन बनाएंगे तो हम पीछे जा रहे हैं। अरे जब प्रॉब्लम स्टेटमेंट जाति का है, जब मतलब आपके सामने जो प्रॉब्लम लाई जाएगी आप उसका ही तो समाधान करोगे, दूसरी तरफ का समाधान थोड़ा करोगे। आपके सामने जातिगत भेदभाव की प्रॉब्लम लाई गई है तो आप जाति भेदभाव को रोकने के लिए गाइडलाइन बना रहे हो। अब लैंगिक प्रॉब्लम लाई जाएगी अगर आपके सामने कि सर जेंडर डिस्क्रिमिनेशन भी होता है तो आप उसके लिए गाइडलाइन बनाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप ये थोड़ा कह सकते हो आजादी के 78 साल बाद हम केवल जेंडर पे क्यों बना रहे हैं? अरे जो प्रॉब्लम आएगी उसका ही तो बनाओगे। तो उन्होंने कहा कि गाइडलाइन जो है वो अन्य प्रकार के भेदभावों को रोकने के लिए बनाई जानी चाहिए। बिल्कुल सही बात है, 100% अग्री कि केवल कास्ट पे आधारित भेदभाव नहीं होता, भेदभाव तो और कई तरह का होता है, जेंडर पे आधारित हो सकता है, आपकी भाषा पे आधारित हो सकता है, आपके रंग पे आधारित हो सकता है, भेदभाव तो बहुत तरह का हो सकता है कैंपस के अंदर। तो आप सब पे बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये कहना कि जाति पे नहीं बननी चाहिए ये गलत है। जाति पर भी बनना चाहिए, सब पे बनाइए ना, कि अगर आपके अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव हो रहा है या आपके दक्षिण भारत से आए लोगों के साथ उत्तर भारत में भेदभाव हो रहा है ना, आपके एक भाषा बोलने वाले लोगों के साथ भेदभाव हो रहा है, बनाइए गाइडलाइन, मैं मना नहीं कर रहा। लेकिन ये कह देना कि जाति पे आधारित गाइडलाइन नहीं बनाएंगे क्योंकि वो तो गलत है, इसका कोई सेंस नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं है। लेकिन खैर तो अभी सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है, केंद्र सरकार को और यूजीसी को नोटिस दिया है और 19 मार्च तक इस मामले की सुनवाई की तारीख तय कर दी गई है। तब तक के लिए इन गाइडलाइंस पर रोक लगा दी है, तब तक के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये गाइडलाइंस काम नहीं करेंगे।